सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बना सर, कल वाला ए एंड बी सपोज। ओके, करते हैं उसको। मैं ओके। देख रहा हूँ कौन। हाँ, यही था ना। कल जो दो क्वेश्चन थे हम चलो दोनों ही कर लेते हैं। सर ये 20 आंसर वाला तो बन गया था सर, कि वो ए एंड बी टुगेदर सपोज 13/15 वाला वो नहीं बन पाया सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक, उसको इसी को भी कर लेते, दोनों को कर लेते। ओके सर। ये उसी टॉपिक है, वर्क एंड टाइम वाले का। A can finish a work in 15 days. B can finish the same work in 25 days. They work together for 5 days. The rest of the work is finished by A and C in 4 days. Then C alone can finish the work in how many days? हमें given है A can finish a work in 15 days. वर्क को 1 ही अज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे। A है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है। B कंप्लीट करता है। A फिनिश करता है 15 डेज में। B फिनिश करता है 25 डेज में। और हमें सी का पूछा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ सी फिनिश करता है नेक्स्ट डेज में। ओके, ए कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। तो आप मेरे को एफिशिएंसीज बता सकते हो ए बी सी की। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/15 डेज। 1/15 मतलब वन सर। बाई बी होगी 1/25 और सी होगी 1/x। अब आगे देखो क्वेश्चन में, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। कौन? ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ए और बी अगर 1 डे एक साथ काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर दूं मैं। यानी कि वो 1 डे में इतना काम करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पर डे बेसिस पे होता है ये। एक दिन में कितना काम कर सकता है ए, वो 1/15 करता है, बी 1/25, सी 1/x। गिवन है कि ए एंड बी मिलके 5 दिन तक काम करते हैं। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? एलसीएम होगा इनका 75, 5 + 3। ये 1 डे में ए प्लस बी मिलके काम करते हैं, यानी एफिशिएंसी स्क्वायर्ड किया है तो 1 डे ही होता है हमेशा। तो 5 डेज में कितना वर्क करते हैं ए प्लस बी मिलके? वर्क इन 5 डेज बाई ए प्लस बी कितना होगा? 8/75 डेली करेंगे तो 5 डेज में 5 से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल होगा 15 से, 8/15। ठीक है, 8/15 ए और बी ने मिलके 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो 5 दिन तक काम किया। कितना हो गया? 8/15। द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाई ए एंड सी इन 4 डेज। तो रेस्ट ऑफ वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल 1 था, उसमें से 8/15 तो इन दो लोगों ने 5 दिन में कर दिया। पीछे कितना होता है? 7/15। और ये कौन करेगा कंप्लीट? ए एंड सी कितने में? 4 दिन में। तो ए एंड सी की एफिशिएंसी क्या है? 1/15 + 1/x। ये ए एंड सी मिलके 1 डे में कंप्लीट करते हैं इतना वर्क। तो 4 डेज में कितना करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या हुआ? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? ओके, नहीं, जो सामने से बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। किसी को डाउट है इसमें? नो सर।
ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, द रेस्ट ऑफ वर्क इज फिनिश्ड बाय ए एंड सी इन 4 days। तो रेस्ट ऑफ वर्क कितना है, 8/15 इज डन बाय ए प्लस बी, तो रेस्ट कितना है 1 माइनस 8/15, दैट इज 7/15। द रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय ए एंड सी इन 4 days। तो efficiency of A and C is 1/15 plus 1/x। Efficiency means the work done by A and C in 1 day। तो वर्क डन बाय A and C in 4 day कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वो कितना वर्क है टोटल 7/15, यानी रेस्ट ऑफ वर्क है ना। द रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय A and C in 4 days। ठीक है, ये समझ में आया आपको इतना। ये A और C का पर डे का वर्क है, यानी उनकी एफिशिएंसी का सम है। ये एक दिन में ए और सी मिलकर इतना वर्क करते हैं, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 4 डेज में इतना वर्क करते हैं, और वो किसके इक्वल है, द रेस्ट ऑफ वर्क इक्वल है, दैट इज 7/15। तो 4 को मल्टीप्लाई करो 4/15, इसके साथ करूंगा तो यहाँ करूंगा तो 4/x इक्वल्स टू 7/15। तो 4/x को इधर रखो, 7/15 ये प्लस में है, इधर आके माइनस का होगा 4/15, दैट इज 3/15 4/x। क्रॉस ये 3 1 3 5, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा, x इंटू 1x इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20। x की वैल्यू 20 आ जाएगी। x क्या था, c के डेज थे, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। तो कितने दिन लगेंगे c को, 20 डेज। इसमें किसी को डाउट, नो सर। है ना, ये सिंपल क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन वही था, इसमें बस यहाँ पे ए एंड सी बोथ दे दिया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया था बाकी क्वेश्चन से, इसलिए मैंने आपको करने के लिए बोला था। सिंपल है, ए की डेज हमें गिवन है कंप्लीट करने के लिए किसी वर्क को, बी की डेज गिवन है, और सी का उसने पूछा है क्वेश्चन में, सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो सी की हमने अज्यूम कर लिया। जब हमें ये पता है कितने डेज में वर्क कंप्लीट होता है, तो हम उनकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो रूटीन वर्क है। उसके बाद में बोला है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 days। तो ए एंड बी को मैंने 5 days काम करवाया, एक दिन में इतना करते हैं 8/75, 5 days में करेंगे 8/75 इंटू 5, दैट इज 8/15। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्क, व्हाट इज द रेस्ट ऑफ वर्क, 1 माइनस 8/15, वो क्या होगा 7/15। अब ये जो बचा हुआ काम है रेस्ट ऑफ वर्क है, ये कौन करेगा, ए एंड सी मिलके करेंगे, कितने दिनों में 4 days में, ये भी गिवन है। तो ये ए और सी एक दिन में इतना करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 days में वर्क हो गया, दैट इज इक्वल टू 7/15। अब 4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4/15, 4/x 7/15, ये आ जाएगा। तो 4/x, आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो आंसर आ गया x इक्वल्स टू 20 days। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, जो हुआ नहीं है, उसको देखते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो, क्वेश्चन हिंदी में लीजिए, क्या हुआ, क्वेश्चन को हिंदी में लीजिए। क्वेश्चन को हिंदी में लीजिए। क्वेश्चन को हिंदी में लिखना है क्या, यस यस सर। देखो मैंने जब अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी तब भी मैंने बोला था कि कुछ सालों के पेपर के प्रिंट आउट आप निकलवा के रखो, तो आप उसको देख सकते हो। मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, हिंदी में तो मैं बोलता ही हूँ। देखो हिंदी में क्या है, ए एंड बी, सॉरी, ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 13/15 ऑफ वर्क, एंड बी एंड सी
ये क्वेश्चन है, देखो। A and B together are supposed to do 13 by 15 of the work, and B and C together are 11 by 20 of the work. हिंदी में क्या है, A और B दोनों मिलके किसी भी काम का 13 by 15 पूरा करते हैं, और B और C मिलके 11 by 20 पूरा करते हैं। ये लिखा हुआ है। ठीक है। If the difference between wages of A and C is 7600, then the total wages of A and C is, हमें क्या लिखा हुआ इस क्वेश्चन में कि A और B दोनों मिलके किसी भी वर्क का 13 by 15 पूरा करते हैं, और B और C मिलके किसी भी वर्क का 11 by 20 पूरा करते हैं। A और C के जो वेज है, वेज का मतलब जो सैलरी मिलती है उनको, उसमें इतना डिफरेंस है, तो उनका टोटल वेज कितना होगा A और C का, वो पूछा है। क्वेश्चन आ गया समझ में आपको? वर्क को मैं हमेशा 1 ही अज्यूम करता हूँ, पिछले सारे क्वेश्चन में 1 ही किया हमने। तो टोटल वर्क 1 था, उसका 13 by 15 तो A और B मिलके कर लेते हैं, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? C करेगा। तो वो कितना करेगा? 2 by 15। टोटल 1 है, 1 में से 13 by 15 को घटाओ आप, 15 LCM आएगा, 15 minus 13 that is 2 by 15। तो वो कौन करेगा? C कंप्लीट करेगा। सिमिलरली अगर B और C उस वर्क का 11 by 20 करते हैं, तो A कितना करेगा? B C ने 11 by 20 कर दिया, तो A के लिए क्या बचेगा? 9 by 20, यानी यहाँ पे मैंने 1 में से घटाया है 9 by 20। देखो आप, आपको ही पता है यूपीएससी में जो हिंदी लैंग्वेज लिखी होगी वो बहुत ही टफ लिखी होगी, आपको एग्जैक्टली समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल दिया उसने। तो थोड़ा बहुत तो मैथ में तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में देख के लेना, उसमें आपका ही फायदा होगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ सर। है ना? A प्लस बी का काम दे रखा है कि वो 13 by 15 वर्क करते हैं, तो मैं C का कितना वर्क होगा? 2 by 15, क्यों तीनों ही लोग मिलके काम करते हैं, और B और C मिलके काम करते हैं, तो वो किसी भी वर्क का 11 by 20 पूरा कर पाते हैं, तो बचा वो A करेगा, तो वो 9 by 20। अब आप देखो, C का आपको वर्क दे रखा है, A का गिवन है, तो अपन B का भी निकाल सकते हैं ना किसी एक में वैल्यू पुट करके। इस वाली इक्वेशन में देखो, A प्लस B मुझे गिवन है 13 by 15, A का मुझे पता है यहाँ से, तो मैं A की वैल्यू रख देता हूँ 9 by 20। अब मैं B की वैल्यू निकालता हूँ, यानी B कितना वर्क करता है? 13 by 15, ये इस साइड में प्लस है, इस साइड में आके माइनस हो जाएगा 9 by 20। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 60 होगा ना, 60। ठीक है, 60 होगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 3 4, 15 इंटू 4 60, तो यहाँ क्या आएगा? 52, यहाँ 27, कितना बचेगा? 25 by 60। ठीक है, ये बी का वर्क है। तो अब हमारे पास तीनों के वर्क आ गए हैं। ए उस काम में से 9 by 20 करता है, बी 25 by 60 करता है, और सी 2 by 15 करता है। तो आपको मैंने डे 1 पे बताया था उनके वेजेस है वो उसी अनुपात में मिलेंगे, उसी रेशियो में मिलेंगे जिस रेशियो में उन्होंने वर्क किया है, या फिर एफिशिएंसी रेशियो में, या फिर टोटल वर्क के रेशियो में।
तो इनकी जो तनख्वाह है ए और सी की या बी की, वो सबकी उसी अनुपात में मिलेगी जिस अनुपात में उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ए बी सी ने किस रेशियो में काम किया है? ए ने किया है टोटल 9/20, बी ने किया है 25/60 और सी ने किया है 2/15। इस रेशियो को थोड़ा और इजी बना लेता हूँ, सिंपल बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा? इन तीनों का एलसीएम, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो थोड़े सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। 20, 15 और 60 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, 60 से इसको भी 60 से करो, इसको भी 60 से करो, तो क्या आएगा? ये कैंसिल होगा, ये आएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 27। ठीक है, तो जिस रेशियो, ये वाला रेशियो है, इस रेशियो में इन्होंने वर्क किया है, वर्क डन, काम किया है, तो उनको जो वेजेस मिलेंगे वो उसी रेशियो में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि ए को कितना वेज मिलता है? 27K मिलते हैं, मतलब ये मैंने डे 1 पे बताया था। ये मैंने डे 1 पे बताया था कि रेशियो की वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में रखेंगे तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, एक्स वाई के, जो भी आप अज्यूम कर सकते हो। बी को अज्यूम कर लो कि वेज कितना मिलता है? 25K, और सी को मान लो कि 8K मिलता है। हमें ए और सी का ही डिफरेंस पता है, द डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ ए एंड सी इज 7600। तो ये क्या है? ए का क्या वेज है? 27K है, माइनस सी का क्या है? 8K है, उसमें क्या डिफरेंस गिवन है? 7600। यानी कि ए और सी की तनख्वाह में अंतर हमें दिया हुआ है जो 7600 है, और यहाँ पे क्या है? 27K और यहाँ पे 8K। 27K में से 8K घटाएंगे तो 19K बराबर 7600। तो आप बताओ के की वैल्यू क्या होगी? 7600 डिवाइड बाई 19 कितना होगा? 400। के की वैल्यू क्या होगी? 400 होगी। अब के की वैल्यू 400 है तो ए की तनख्वाह क्या होगी? ए की 27K है और सी की 8K, दोनों का सम पूछा है, टोटल वेज ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी की वेज का वेजेस का सम क्या होगा? 27K और 8K कितना होता है? 35K। और के की वैल्यू हमें पता है, 35 इंटू 400, तो कितना होगा? 14,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आया समझ में? किसी को डाउट? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर, ना, नहीं सर। जिन्होंने पूछा था सबसे पहले कि उनसे हुआ नहीं, उनको डाउट है इसमें? यस सर, नो, यस सर, समझ में आ गया सर। अब नहीं। है ना, मतलब वो सिंपल ही है, हम वेजेस का रेशियो हमेशा उनके वर्क डन, जो जितना काम किया है या फिर जो एफिशिएंसी है, उसके रेशियो में होता है। तो यहाँ पे जितना काम किया वो हमें पता है, सी ने इतना वर्क किया है, ए ने इतना किया है, बी काम ने। आप इस या इस दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो। मैंने इससे निकाला है, आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि सी का हमें पता है तो बी का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। अब तीनों का रेशियो हमें पता लग गया, उसको थोड़ा सिंपल कर लिया। तो इस रेशियो में तीनों ने वर्क किया है, 27:25:8। अब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने के कांस्टेंट ले लिया, तो 27K, 25K, 8K। इसने आगे डिफरेंस दिया हुआ है ए एंड सी का, वेज का डिफरेंस, तो 27K माइनस 8K, दैट इज 7600। तो 19K की वैल्यू 7600 है, तो के की वैल्यू क्या होगी? 400। और सम पूछा है इसने, डिफरेंस दे रखा है और सम पूछ लिया, टोटल पूछा है। तो डिफरेंस तो 19K था इन दोनों का, और सम क्या है? 35K है, तो 35 इंटू 400 दैट इज इतना। बी का इसने पूछा ही नहीं है, बी को तो निकालना ही नहीं है कुछ।
हाँ, क्वेश्चन में अगर बी का पूछ ले कितना वेज है तो 25 × 400 कर सकते हैं। इंडिविजुअली पूछेगा तो भी हम बता देंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट पे हमने पहले भी किए थे, बट ये आपसे हुआ नहीं तो अभी शायद हो जाएगा। तो कल मेरे को सर ने आज पीडीएफ भेजी थी, यूपी पीसीएस के कुछ क्वेश्चन थे, किसी ने भेजी होगी। तो जिसने भी भेजी थी क्या वो अवेलेबल है अभी, मतलब लाइव चल रही है क्लास उसमें, है ना? जिन्होंने यूपी पीसीएस से रिलेटेड एक पीडीएफ भेजी थी वो अवेलेबल है तो हम करते हैं, क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने वो पीडीएफ भेजी थी वो क्लास में है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्लास में है, ठीक है। ओजास ने भेजी थी, ठीक है। आपकी आवाज़ मेरे पास तो साफ नहीं आ रही है, आप शायद एक बार डिस्कनेक्ट करिए फिर वापस आइए। ये भेजी थी मेरे पास पीडीएफ। उन्होंने पूछा था कि कुछ यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो जो टॉपिक हमारे यहाँ पे हो गए हैं, अभी तक हमने कितने टॉपिक किए हैं? अभी हमारा परसेंटेज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, रेशियो एंड मिक्सर हो चुका है, एवरेज हो चुका है, वर्क एंड टाइम हो चुका है। तो इन टॉपिक के क्वेश्चन हम इसमें से कर लेंगे ताकि सभी को बेनिफिट हो, और बाकी जो टॉपिक हम जैसे करेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे, ठीक है? तो बाकी लोग भी आप साथ साथ करते रहना। कुछ स्टूडेंट तो हमारे काफी रेगुलर है तो उनको तो ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों आप देख सकते हो। Surya sells 45 pens and suffers a loss equal to the selling price of 5 pen. What is his total loss percentage? अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं। कंसेप्ट तो मैथ में तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता कि उस एग्जाम में आया इस एग्जाम में नहीं आया। क्या लिखा हुआ है? सूर्य सेल्स 45 पेन्स एंड सफर a loss equal to the selling price of 5 पेन। आप अज्यूम कर लो, मान लो सेलिंग प्राइस है जो जिस रेट पे बेचा है, विक्रय मूल्य है ऑफ 1 पेन एक्स अज्यूम कर लो, ठीक है? हम उसी कंसेप्ट से करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए। तो 5 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5x हो जाएगा। ये लॉस है उसका, और उसने 45 पेन सेल किए हैं, तो 45 पेन का सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना होगा? 45 इंटू एक्स। 1 पेन का एक्स है तो 5 पेन का 5x है, 45 पेन का 45x है। अब उसको क्या है, लॉस हुआ है। लॉस कितना है? 5x का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 50x रहा होगा ना? 50x रहा होगा तो हमने 45x में पेन बेच दिए तो मुझे लॉस हो गया था 5x। यहाँ तक आया समझ में आपको? यस सर। है ना? क्योंकि सेलिंग प्राइस 45x है, लॉस 5x है। ये 5 पेन के इक्वल उसको लॉस भी हुआ था 5x, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 50x रहा होगा। तो अब लॉस परसेंट आप निकाल लो। पहले भी हमने देखा था कैसे होगा, लॉस परसेंट में सीपी ज़्यादा होता है, एसपी कम होगा, डिवाइड बाय सीपी, बेस हमेशा सीपी होगा।
ये फॉर्मूला हमने किया था परसेंटेज वाले प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्लास में। Yes, सीपी यहाँ पे 50x, एसपी है यहाँ पे 45x और सीपी 50x है इंटू 100 है। तो ये क्या हो गया, ऊपर 5x बचा, नीचे 50x बचा इंटू 100, एक्स एक्स कैंसिल, 50 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10%। तो लॉस कितना हो गया उसको, 10% का लॉस हुआ। सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते थे 5x बाई 50x इंटू 100, क्योंकि डिफरेंस ये ऊपर वाला ये लॉस ही तो है, ये पहले से गिवन है, तो सिंपली यहाँ से भी 10%। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है लैंग्वेज को उसको मैथमेटिकल फॉर्म में साथ साथ लिखते रहा करो, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन तो हमने किया भी था। देखो, द कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ भी आप अज्यूम करो, क्या अज्यूम करोगे, 1 ऑरेंज का 1 ऑरेंज का सीपी कितना अज्यूम करोगे आप, एक्स अज्यूम कर लो, और एसपी कितना अज्यूम कर लो, वाई अज्यूम कर लो कि मैंने भाई एक संतरा है वो एक्स रुपए में खरीदा था और उसको वाई रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 40 संतरों का सीपी, एक का एक्स है तो 40 का सीपी क्या होगा, 40x इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 ऑरेंजेस। एसपी एक का कितना वाई है तो 30 का 30 इंटू वाई, तो ये क्या होगा 4x इक्वल्स टू 3y। अब इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, पी परसेंटेज, फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें एसपी हमेशा ज्यादा होता है, बेस हमेशा सीपी होता है इंटू 100। तो एसपी एक ऑरेंज की बात करूँ तो वाई, सीपी क्या होगा एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। अब वाई की जगह इस फॉर्मूले से क्या रखोगे आप, वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्मेट में 4x/3, तो क्या होगा वाई की जगह 4x/3 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4/3 माइनस 1 क्या होगा 1/3, डिवीजन में तो 1 ही बचेगा इंटू 100, 100/3 क्या होगा 33.33%। तो प्रॉफिट कितना होगा 33.33%। ठीक है, इसमें डाउट, सर यहाँ पर 4x इक्वल्स टू 3y वाली वैल्यू में हमने हाँ y की वैल्यू को 4x/3 किया है। बिल्कुल, सर यही वाला इंटरसेक्शन समझ नहीं आता पूरे क्वेश्चन में, तो इसीलिए नहीं आ रहा था, बाकी यहाँ तक तो मैं पहुंच गया था, अभी हाँ समझ आ गया ये मेरे से। इसको यूज क्यों किया है, क्योंकि भाई एक्स तो मैंने वेरिएबल माना है ना, उसको तो कटना पड़ेगा लास्ट में, वो कटेगा कब, जब यहाँ भी वाई भी एक्स की फॉर्म में आ जाए मेरे पास, जो उसकी कंडीशन हमें पहले से दे रखी है। ये कंडीशन देने का मतलब इनका ये था कि आपका ये वाला वेरिएबल भी इसी की फॉर्मेट में आ जाए, तो अब एक्स 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 तो कर सकता है ना। राइट सर। इसको मैं करता हूँ तो क्या होता है, ऊपर x/3 बचता है, नीचे x बचता है, गुणा 100 है, एक्स एक्स कट जाएगा तो 100/3 बचेगा। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे आके फंस जाते हो, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपको ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो कंडीशन अपने पास यहीं से आती है। ये क्वेश्चन ओके तो सर। यूपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीएससी में हमने किया था ये 2010-11 का 11 या 13 का ऐसा कुछ आया हुआ है। ठीक है, जी सर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हम कल से स्टार्ट, मतलब आज से करने वाले थे, बट आज ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो कल से स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे। ये देखो, ये भी इक्वेशन वाले, इक्वेशन की भी एक अलग से क्लास लेंगे, बट यहाँ पे इजी है तो मैं आपको बता देता हूँ। सर 190, पीडीएफ, सर ये पीडीएफ हैंग तो नहीं कर रही है? नहीं नहीं पीडीएफ सही है। ओके सर, ओके, थैंक 196 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 300 चिल्ड्रन, यानी 196 रुपए को 300 बच्चों में बांटा गया है। इफ गर्ल्स गेन 1 रुपी एंड बॉयज 50 पैसा, तो हमें तो पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, अज्यूम कर लो आप कुछ भी एक्स अज्यूम कर लो, और नंबर ऑफ बॉयज आप अज्यूम कर लो वाई। ठीक है,
अब इसने बोला है कि यदि लड़कियों को 1 रुपया और लड़कों को 50 पैसे मिलते हैं तो लड़कों की संख्या, यानी हमें अल्टीमेटली y की वैल्यू निकालनी है। तो लड़कियों को 1 रुपया मिलता है, तो x लड़कियों को कितने रुपए मिलेंगे? 1 इंटू एक्स। एक लड़की को 1 रुपया मिलता है तो x लड़कियों को x रुपये मिल जाएंगे, प्लस लड़कों को 50 पैसे मिलते हैं। 50 पैसे को मैं 1/2 रुपये लिख सकता हूँ ना, आधा रुपया। यस सर। एक लड़के को 1/2 मिलता है तो y लड़कों को इंटू वाई। अभी लड़कियों को मिल गए पैसे हैं, ये लड़कों को मिले हुए पैसे हैं, टोटल पैसे कितने हैं? 196। तो कितने बच्चों में बांटा है? 300 बच्चों में। तो टोटल बच्चे कितने मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। ये भी लिख सकता हूँ ना मैं? यस सर। x गर्ल्स है, y बॉयज है, टोटल 300। या ये इस वाली को थोड़ा इजी सॉल्व करते हैं, इस वाली इक्वेशन को। 1 इंटू एक्स क्या होगा? x होगा, y/2 होगा इक्वल्स टू 196। और ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। ठीक है, ये दो इक्वेशन है ना, एक ये है और एक यहाँ वाली। मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है ऐसा कि जब हमारे पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन की इक्वल हो तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो ही वेरिएबल है हमारे पास, x एंड y, और दो इक्वेशन है 1 और 2, तो डेफिनेटली हम आंसर निकाल सकते हैं। आप 1 में से 2 को या फिर 2 में से 1 को घटाइए, इसमें से ये वाला घटा के देखो आप, x में से x घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, y में से y/2 घटाऊंगा तो ये पूरा y है, वो आधा y है, तो आधा y बच जाएगा। y माइनस y/2 क्या होगा? 2 एलसीएम लोगे तो 2y माइनस y y/2 आ जाएगा। यानी ये एक y है, ये आधा y है, घटाऊंगा तो आधा y बचेगा। 300 में से आप 196 घटाओगे तो क्या बचेगा? 104 बचेगा। तो ये क्या, y/2 की वैल्यू क्या है? 104 है। तो y की वैल्यू क्या होगी? ये इससे गुणा हो जाएगा 200। y हमारा क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है, तो बॉयज कितने हैं? 208 है। ठीक है, हमारे पास बॉयज है 208। गर्ल्स का पूछा नहीं है, गर्ल्स का पूछता तो गर्ल्स 300 में से 208 घटा दो, 92 गर्ल्स है। ये क्वेश्चन आया समझ में? यस सर, आ गया सर। बाकी लोगों से है ना? पूछ लीजिए। होपफुली नहीं आएगा तो बोल ही दें। ये इक्वेशन है सिंपल। वैसे हम इक्वेशन की एक अलग से क्लास लेंगे, यूपीएससी में भी ऐसे एज वाले आते हैं क्वेश्चन की, आपने देखे होंगे, तो इक्वेशन की क्लास लेंगे। बट ये सिंपल इक्वेशन है। हमारे पास जितने भी वेरिएबल हो, यहाँ पे दो वेरिएबल है, अगर हमें उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, ऑप्शन से पता लग रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारे पास डेफिनेटली दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी मैं इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने दो इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये यहाँ से आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे दो इक्वेशन बनानी है। अब जो वैल्यू, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको उससे आपको दो इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, तभी आप एक्स और वाई की या फिर किसी भी एक की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, आगे सर, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सर और पैर की गिनती वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इसी तरह से होंगे ना? जैसे अपने 1 रुपये 50 पैसे वाला क्वेश्चन किया, ये वाला 196 वाला, वो भी इसी तरह से होगा ना? सर और पैर वाले कौन से? सर, जैसे पूछते हैं ना कि मतलब तोतों के सरों की संख्या इतनी है, खरगोश के पैरों की संख्या इतनी है, तो खरगोश की संख्या कितनी है, या उनके 2 पैरों की संख्या कितनी है, इस तरह से पूछते हैं ना सर क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे मैंने देखे नहीं, बट अगर ऐसे पूछते हो तो मैथ के सारे क्वेश्चन इक्वेशन बन के हो जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं मतलब सर, आपको उसमें भी इसी तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर निकल आएगा। ये बस ये जानना चाह रहा था। हाँ, बस आपके पास जितने वेरिएबल है उतनी हाँ। ही आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो आपका आंसर हमेशा आएगा। तो आप वहाँ ओके पे सर। देख लो कौन कौन से वेरिएबल है, फिर आप जी। सोचो कि मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन से मैं उतनी इक्वेशन बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा ओके सर। ओके। हूँ। मीडियन वाला हम आगे करेंगे, यूपीएससी में भी कभी कभी आते हैं। ये तो हमने अभी किए हैं, तो आप सब लोग इसमें हेल्प कर सकते हो मेरी, ये वाले क्वेश्चन।
द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 times मोर देन दैट ऑफ बी, यानी एक की जो काम करने की क्षमता है वो बी से 3 गुना अधिक है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है, तो मैं बी को अज्यूम कर लेता हूँ एक्स है, तो ए की क्षमता कितनी होगी? 3x होगी, बी से 3x 3 गुना अधिक है। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क? तो ये इनकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी या एफिशिएंसी एक ही बात है कि रोज का इतना काम करते हैं। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो डेली का कितना काम करते हैं? 4x। कैपेसिटी का मतलब एफिशिएंसी ही है, मतलब डेली इतना काम कर सकते हैं, ये डेली इतना काम करते हैं। और एक वर्क को कंप्लीट कब करेंगे? जब ये 15 दिन तक काम करेंगे। तो वर्क कब कंप्लीट होगा? कंप्लीट वर्क 15 डेज में। तो कितना होगा? 4x इंटू 15। टोटल वर्क हमारा 60x है। कंप्लीट वर्क कितना है? 60x है, क्योंकि दोनों मिलके 15 डेज में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क मेरा 60x है। अब बताओ आप, ए अलोन कितने डेज में करेगा? टोटल वर्क 60x है और इसकी एफिशिएंसी 3x है डेली काम करने की, तो 20 दिन लगेंगे इसको काम पूरा करने में। ये आपको समझ में आया? बी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी ये होगी 4x, x प्लस 3x 4x। 15 डेज में काम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास काम कितना हो गया? 60x। ये अकेला कितने दिन में काम करेगा? इसको डिवाइड कर दो। या फिर आपको वो वाली फील नहीं है जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे, तो मैं वैसे करके बता देता हूँ। भी आप अज्यूम कर लो ए अकेला, अज्यूम करो कि ए कंप्लीट करेगा उस वर्क को। अब मैं इस वर्क को 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड में करते आए हैं उसमें हमने वर्क को 1 माना है। अज्यूम कर लो कि ए उसको कंप्लीट करेगा, एक्स वाई तो मत लो, एक्स तो हमने यहाँ ले लिया, वाई डेज में करेगा। ठीक है, और बी अज्यूम कर लो कि उसको जेड डेज में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी आपके हिसाब से यहाँ पे? 1/y। और बी की क्या होगी? 1/z। ठीक है, और गिवन क्या है? ए की एफिशिएंसी वो बी से 3 गुना है, तो 1/y है वो बी की 3 गुना है। इसको 3 से गुणा कर दो 1/z को, तो यहाँ से क्या आ गया? z इक्वल्स टू 3y। वज्र गुणा ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बताओ ए और बी दोनों मिलके एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी डेली कितना काम करते हैं? 1/y प्लस 1/z। ये कितना हो गया? 1/y। z किस जगह क्या लिखूंगा? 3y। ये कितना होगा? 3 एलसीएम आएगा 3y, तो ये क्या होगा? 3 + 1 4। डेली इतना काम करते हैं वो। ठीक है, और वो वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 15 डेज में। ये हमने एफिशिएंसी का सम किया था, तो 15 डेज में कितना वर्क होगा? 4 × 3y × 15, दैट इज, तो कट जाएगा 5 से, क्या होगा? 20/y। ठीक है, अब इतना वर्क होगा 15 डेज में, और वो किसके इक्वल है? कंप्लीट है तो पूरे के इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा ये वाला वर्क। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। और ये हमने y क्या माना था? ए कंप्लीट करता है वर्क को, तो आंसर क्या होगा? 20। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से ही है।
ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें हम वर्क को 1 अज्यूम करते हैं, फिर उनकी कंप्लीट कितना में करता है, फिर हम उनकी एफिशिएंसी लिखते हैं, फिर वो एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं, और फिर वो 15 डेज में कितना कर लेंगे, और जितना भी करेंगे वो कंप्लीट होगा मतलब वो 1 के इक्वल हो गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। और ये कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों का मतलब है कि पर डे कितना वर्क होता है। तो आया आपको समझ में? ये सर, किसी को डाउट? बट सर पहले वाला मेथड ज्यादा सही है, ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई तो दिक्कत हो सकती है फिर उसमें। हाँ, पहले वाले जिसमें डायरेक्टली एफिशिएंसी या कैपेसिटी गिवन हो तो आपको ऐसे 1 बटा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखो ना आप। ये 1 बाई क्यों करते हैं? ये तो तब है जब हमें कुछ डेज में गिवन हो तो हम ये करते हैं, तब ये कंसेप्ट बेटर रहता है। मतलब ये गलत कभी नहीं होगा, ये मैंने आपको डे 1 पे विश्वास दिलाया था कि कंसेप्ट कभी भी किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं होंगे, आंसर आपका वो लेके आएंगे, लंबे हो सकते हैं। तो ये कब बेटर रहता है? जब आपको डेज में लिखा हो ना कि ए 7 डेज में ये वर्क करता है, बी 8 डेज में ये करता है, सी 9 डेज में ये करता है, तो आपका ये कंसेप्ट बेस्ट है। अगर आपको सीधा एफिशिएंसी या कैपेसिटी दे रखा है तो आप ये 1 बटा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ये जो एक्स 3x अज्यूम करो, 4x लिखो, टोटल वर्क निकालो और जो पूछा उसका निकालो, तब ये सीधा यूज करो। जब एफिशिएंसी कैपेसिटी या एफिशिएंसी ना देके डेज लिखा हुआ है तो आपका ये वाला मेथड मतलब बेटर रहेगा, आपको समझने में भी आसानी रहेगी और फ्लो अच्छा रहेगा। और डायरेक्ट कैपेसिटी या एफिशिएंसी गिवन है तो आप सीधा ये यूज करो। राइट दोनों सर। तरीके से ये हमारे कंसेप्ट है जो कभी रॉन्ग नहीं होगा, हमेशा आंसर निकालेगा। लंबा भी हो सकता है आंसर, जल्दी निकल सकता है, बट ये बेसिक है, ये कभी गलत नहीं होगा। ये जब शॉर्टकट में करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट दोनों सही है, अल्टीमेटली तो अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये वापस प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन काफी है सारी चीज। If after selling 30 pence, the seller observe the profit of sale price of 10 pence, then profit percentage is। यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो वही अज्यूम कर लो आपकी 1 पेन का एसपी क्या है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन। 1 पेन का एसपी आप अज्यूम कर लो एक्स है, तो 10 कलमों का यानी 10 पेन का कितना होगा? 10x हो जाएगा। ये प्रॉफिट है उसका, 10 पेन के एसपी का इक्वल उसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये लिखा ना 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, और 30 कलम थी टोटल, तो 30 पेन्स का एसपी क्या होगा? 30x। ये उसका रियल एसपी था, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी क्या रहा होगा आप बताओ? सीपी 20x ही रहा होगा ना। सीपी 20x था तो प्रॉफिट 10x हुआ, तो एसपी उसका 30x बन गया। ये तो हम जानते हैं कि 20x में कोई चीज खरीद के 30x में बेची तभी उसको 10x का लाभ हुआ होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट में हमेशा एसपी ज्यादा होता है, सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट है, सीधा क्यों ना 10x है, आपको 30 माइनस 20 करने की आवश्यकता नहीं है। ये 20x है इंटू 100, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50% का भारी मुनाफा कमा लिया है ना। ये तो जस्ट हमने पीछे किया वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो इनके एग्जाम में तो रिपीट भी हो रहे हैं 23 24 में। ये समझ में आया आपको? हमें यस क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? सिंपली लैंग्वेज पढ़ते जाओ, वैसे वैसे उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते जाओ बस। 10 कलमों की विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है, तो एक कलम का मान लो x है, 10 का होगा 10x होगा। टोटल 30 कलमें बेच दी तो 30x उसका एसपी था, लाभ 10x हुआ, तो डेफिनेटली सीपी 20x है। फिर परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हमने किए हैं ऐसे सारे क्वेश्चन किए हैं मतलब इसी कंसेप्ट। ठीक है, ये देखो आप, वैसे तो इस टाइप की वर्क करेंगे बट रेशियो का हमने पढ़ लिया इसलिए
डेफिनेटली होना चाहिए। जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनके सारे क्वेश्चन आपसे होने ही चाहिए, क्योंकि हमने कोई बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, हमने सिंपल कंसेप्ट पढ़े हैं, उसी से किए। P एंड Q आर इन द रेशियो 5/6। P और Q का अनुपात क्या है? और द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतराल क्या है? 99। तो वर्ग क्या होगा? P का वर्ग क्या होगा? P स्क्वायर। और Q का वर्ग क्या होगा? Q स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था ना कि रेशियो की वैल्यू को अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में रखना है तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जैसे मुझे P की वैल्यू रखनी है तो मैं मान लो 5K है, तो Q की क्या होगी? 6K। वो तो मैंने बताया था, हमेशा ही आपको रेशियो की वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में रखेंगे तो P की वैल्यू 5K, Q की 6K। ठीक है। Q बड़ा है तो फिर डिफरेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। वर्गों का अंतर क्या दिया हुआ है? 99। Q की जगह Q की वैल्यू रख दो 6K स्क्वायर, P की जगह P की वैल्यू रख दो 99। 6 का स्क्वायर 36, K का K स्क्वायर, 5 का 25, K का K स्क्वायर बराबर 99। 36 माइनस 25 11K स्क्वायर बराबर 99। K स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 99 डिवाइड बाई 11 क्या होगा? 9। K स्क्वायर 9 है तो K की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 3। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अब P में रख दो K की वैल्यू। 5 इंटू 3 15। अगर माइनस 15 होता तो भी हो जाता, क्योंकि दोनों वैल्यू होती है इसकी, तो आंसर 15 आ जाएगा। Q का पूछता तो 6 इंटू 3 18 हो जाता। तो ये सिंपल, आपको रेशियो में वैल्यू दी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ तक तो हमने पहले ही समझा ही था। ये और गिवन है यहाँ पे, इसमें रख दो ये वैल्यू, आंसर आ जाएगा। जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए उनके सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे, आप उसमें चिंता वाली बात नहीं। इसमें डाउट नो सर, नो डाउट। ना? उनके तो क्वेश्चन ही बहुत छोटे आते हैं यूपीपीसीएस के, तो मतलब लैंग्वेज ही छोटी सी लिखी होती है। ये हम आगे करेंगे, डेविएशन और मीडियन भी करेंगे। ये देखो, A person buys 4 horses and 9 cows for इतने रुपए की। 4 घोड़े और 9 गायें खरीदता है 13,400 रुपए में। एक गाय की कीमत क्या है ऐसा पूछ रहा है, तो मैं अज्यूम करना पड़ेगा कि 1 हॉर्स की मान लो एक घोड़े की कीमत है, इसको सीपी बोल देता हूँ मैं, क्रय मूल्य, वो अज्यूम कर लो एक्स है, और काऊ का अज्यूम कर लो सीपी वाई है। 4 घोड़े और 9 गायों को इतने रुपए में खरीदता है, 4 हॉर्सेज एंड 9 काउस फॉर इतने। तो 4 का कितना होगा? 4x होगा, और 9 काउस का क्या होगा? 9y होगा। टोटल क्या है? ये हमने 1 हॉर्स का अज्यूम कर लिया, 1 काऊ का अज्यूम कर लिया, तो 4 हॉर्सेज का 4x होगा, 9 काऊ का 9y होगा, टोटल हमें गिवन है। ठीक है। ही सेल्स द हॉर्सेज एट 10% प्रॉफिट, वो घोड़ों को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और काउस को 20% के प्रॉफिट पे, गायों को 20% लाभ पे बेचता है। तो एक घोड़े को इस पे 10% का प्रॉफिट होगा एक्स पे, तो कितना प्रॉफिट होगा? 0.1 का ना, 0.1x होगा ना प्रॉफिट। एक्स का 10% तो 0.1 ही होता है, यानी कि x गुणा 10/100। 0 से 0 कट गया, x/10, जिसको मैंने 0.21x मान लिया। यार है ना आपको समझ में? यस सर। तो 4 घोड़ों का कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 0.4x प्लस एक गाय पे उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 0.2y प्रॉफिट हो रहा है। तो 9 गायों पे कितना होगा? 9 इंटू 0.2 कितना होगा? 1.8, इतना प्रॉफिट हुआ। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1880। ये घोड़ों का प्रॉफिट है चारों का, ये 9 गायों का प्रॉफिट है, ये टोटल वैल्यू है। पॉइंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से,
पॉइंट के बाद में एक डिजिट है ना केवल, यहाँ पे एक है, इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे एक जीरो और लगा देता हूँ। ठीक है, 4x प्लस 9y ये एक इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, गाय की कीमत चाहिए, तो मैं x को हटाना चाहता हूँ। तो x को कैसे हटाऊंगा, इस दो में से उस एक को घटा देता हूँ। एक में से भी दो को घटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो 4 में से 4 घटाऊंगा तो x तो कट जाएगा। 18y में से 9y घटाऊंगा तो 9y बचेंगे। 18,800 में से 13,400 घटा दूंगा, 9y कितना हो जाएगा मेरा, 0,0,4 5400। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। 9 से डिवाइड कर दूंगा, 9 6 54 होते हैं। तो गाय की कीमत क्या है, 600 रुपये, एक गाय की कीमत। वाई देखो यहाँ पे एक गाय का सीपी था। तो आया आपको समझ में, घोड़े का सर एक पूछता बार ये एक्स पूछता तो क्या। हम्म सर एक बार ये गायों का 20% प्रॉफिट हमने किया है, x इंटू 20/100 किया, तो ये हाँ, 1/5 हो गया। 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है ओ हाँ, फेयर इनफ फेयर इनफ। ना 1/5 क्या होता है, 0.2 ही तो होता है। यानी 10 में 5 का भाग दो, 2 आएगा, एक पॉइंट लगा दो यहाँ, हाँ, और सर यहाँ 0.2। पे एक बार वो वापस तो से आइएगा, सिंपल ये है। 4x प्लस 18y वाली इक्वेशन में आइएगा। ये आपने थोड़ा सा कैसे निकाला, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, देखो इसने क्या लिखा है, if he sells the horses at 10% profit and cows at 20% profit, then he earns a total profit of 1880। तो उसको एक घोड़े पे मान लो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, उसका सीपी हमारा एक्स है, प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे होता है ना। राइट, बेस वैल्यू सीपी रहेगी उसकी, हाँ। हाँ, बेस वैल्यू सीपी। तो कितना प्रॉफिट होगा, एक्स का 10% कितना होगा, 0.1x। हम्म। तो 4 घोड़े हमारे पास, तो कितना होगा, 0.4x हो जाएगा। हाँ, अच्छा यहाँ अच्छा, ठीक लिखता है। हूँ, पॉइंट गॉट फोर इट। एक्स सिमिलरली एक गाय पे 0.2y प्रॉफिट होता है, तो 9 गाय है हमारे पास, तो 9 पे कितना होगा, 9 इंटू 0.2, 9 इंटू 0.2 ये क्या होगा, 18, और पॉइंट लग जाएगा 1.8, ओके। 1.8y। ये है यस मुझे सर। गिवन 1880। अब मैंने पॉइंट हटा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है ना, तो इसको मैं जब हटाता हूँ तो मुझे बटा में 10 लगाना पड़ता है। यहाँ भी इसके बाद में एक डिजिट है, अगर ये मैंने पॉइंट हटा दिया तो मुझे यहाँ भी बटा में 10 लगाना पड़ेगा। उस 10 को ही मैंने यहाँ पे, यहाँ से हटा के सीधा इधर गुणा कर दिया बराबर के साइड में, तो ये कर दिया। या कहने का मतलब है कि मैंने हर जगह 10 से गुणा कर दिया, 0.4 को 10 से किया तो 4 हो गया, 1.8 को 10 से किया तो 18 हो गया, इसको 10 से किया तो एक जीरो और जुड़ गया। अब चूंकि मुझे केवल वाई ही चाहिए, एक्स का तो कोई पूछा ही नहीं है इसने, एक्स तो हॉर्स का सीपी है, इसने गाय का वाई पूछा है इसने। तो इसको मैं चाहता हूँ कि हट ही जाए, वो यहाँ तो हट भी इजी रहा है, दोनों में 4x है, तो इसमें से ये घटा दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। 18 में से 9 घटाऊंगा तो 9 आ जाएंगे वाई का, इसमें से ये घटाऊंगा तो 5400 आ जाएगा। 9y की वैल्यू 5400 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 600 आ जाएगी। अगर वो हॉर्स का पूछ लेता तो यहाँ से y की जो वैल्यू, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर देते, x की वैल्यू आ जाती। यस सर, तो गॉट यू। अब आगे, है ना, यस सर। ठीक, यस सर, गॉट ये यू हमने डेफिनेटली। ओके, सेम यही वो क्वेश्चन है, कर लेते हैं चलो। सोनिया sold an article at a gain of 16%। ठीक है, सोनिया ने कोई आर्टिकल बेचा, उसको इतना मुनाफा हुआ। If she had bought it 4% less and sold it for 8 more, she would have gained 25%। The cost price of article, CP पूछा है इसने, CP तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ x है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू आएगी वहां से आएगी। आर्टिकल को इतने प्रॉफिट में बेचा है, प्रॉफिट कितना है, 16%। तो SP कितना होगा, 1.16x होगा ना।
यस सर। 14% का मतलब क्या होता है? हाँ 0.16 होता है। उसने बोला है कि अगर इफ सी हैड बॉट एट 4% लेस, अगर वो 4% सस्ता खरीदती इसको और उसको 8 रुपये महंगा बेच देती, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता। आप बताओ, अगर वो 4% सस्ता खरीदती तो उसका सीपी क्या होता? उसको मैं सीपी 1 मान रहा हूँ, एसपी 1 मान रहा हूँ, सीपी 2 क्या सीपी होता? अभी तो उसने एक्स में खरीदा है, अगर उसको 4% सस्ता खरीदती तो कितने का खरीदती? 0.96x का। 4% सस्ता मतलब 96% में खरीद लेती उसका। एक्स का 96% क्या होता है? 0.96। सीपी 2 सीपी 1 से 4% कम है ना? यस सर, यस सर। ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर 8 रुपीज मोर। ये क्या बोल रही है? एसपी 2 क्या हो जाता? क्या होता? 1.16 में तो उसने पहले ही बेचा था, बट अगर वो 8 रुपये और महंगा बेच देती, +8, सोल्ड इट फॉर 8 मोर। 8 मोर मतलब जो पहले जो बेचा था उससे 8 रुपये और महंगा बेच देती, तो उसको प्रॉफिट 25% का हो जाता। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता? 25। ये सीपी होता, ये एसपी होता, तो उसको प्रॉफिट 25 होता। 25% है, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। प्रॉफिट 25 गिवन है। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 होता है प्रॉफिट परसेंट। 25, इस 100 को मैं इधर ले आता हूँ, डिवीजन में आ जाएगा। एसपी कितना है? 1.16x प्लस 8 माइनस सीपी कितना है? 0.96x बटा सीपी 0.96x। 100 उधर से लगा, क्या हो गया? ये कटता है 1/4। 1.1 से में से 0.96x घटाओ, कितना बचता है? 1.16x में से 0.96x घटाना है, क्या बचेगा? 0.2 0.2 0.2x प्लस 8 डिवाइड बाई 0.96x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 0.96x को 1 से किया, 4 को इससे करो, 0.8x प्लस 32। ये 0.96 है, ये 0.80 है, इसमें से ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो 0.96 में से 0.8 घटा दो, 6। 0.16x का वैल्यू क्या है? 32। तो x की वैल्यू क्या होगी? 32 डिवाइड बाई 0.16। पॉइंट हटाना है, पॉइंट का 2 डिजिट है तो ऊपर क्या आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 16 दूना 32, 200 आंसर। तो एक्स हमारा क्या था? सीपी था, ये उसने पूछा है 200। तो इसमें कोई डाउट? नो सर, नो डाउट, यहाँ पे क्लियर है है। ना? सर एक क्योंकि चीज सिंपल। बताइएगा, जब जब 4% लेस बोला था तो हमने बेस वैल्यू 100% लिया, और 4% लेस करके तो अब वैल्यू माइनस में जाती है ना। वन वन के नंबर, वन को जब नीचे की तरफ ले जाते हैं तो वैल्यू डेसिमल में हो जाती है। तो वो हो हाँ गया हाँ, 0.96, है ना? क्योंकि हमारा एक्स था ना ओरिजिनल, उसने बोला कि आप हाँ अब उस वाले प्राइस की जगह अगर वो 4% लेस पे खरीदती, तो पहले एक्स था, 4% लेस मतलब 96% पे खरीद लिया, तो 0.96 हो गया। सर, मैं ये एक्चुअली यहीं पे फंस रहा था कि 4% लेस करेंगे तो मतलब कैसे लेस करेंगे। अब आपने बता दिया कि बेस तुम 100 ही लेके चलो, उसके बाद हाँ डेसिमल हाँ में कर लो। हाँ, बेस तो मैं एक्स से जूम कर है ना यहाँ पे। ओरिजिनल सीपी तो मेरा यही है। ये तो उसकी इमेजिन है उस सोनिया की, कि अगर मेरा सीपी ये होता, एसपी ये होता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। बट एक्चुअल तो मेरा सीपी एक्स ही है ना, इसी एक्स पे मैंने इतना प्रॉफिट कमाया था। यस सर, ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की आर्टिकुलेशन है ना सर आपके पास, ये मेरे पास नहीं एक्चुअली। और वो सर पता वो नहीं आ अब जाएगी, कैसे आप ऐसे कैसे। क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ही आ जाएगी। अच्छा सर, ओके, थैंक यू सर। इसमें सिंपल मैथ में एक ही फंडा है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते जाओ, बस लिखते जाओ कि वो सीपी है, एसपी है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कितना जो भी है,
फिर कंसेप्ट हमारा सिंपल है, वही लगता है हर जगह। हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है हमारे पास, कुछ भी सिंपल कंसेप्ट है। बस ये बेस वर्क है। ये कैसे बनता है, हमने ये जो लैंग्वेज है उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया बस। सर ये प्रैक्टिस आप से आएगी ऐसे, सर, इतनी आसानी से तो आने से रही है, ये समझ आ गया मुझे। हाँ ये आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, यूपीएससी में भी आए हुए हैं इसमें, तो हमने जो जो टॉपिक कर लिए हैं उसमें से आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो आप। करते हैं सर इसको। ये डेविएशन वगैरह हम करेंगे बाद में। ये सेम वापिस वही क्वेश्चन आ गया, ये भी वही है, आप करके देखना अगर ना हो तो। इधर लाइट चली गई हमारे, तो अब क्लास बंद करते हैं, कोई बात नहीं सर, कल कर लेंगे। है ना। ये हाँ सर। ये भी वर्क वाला ही है, तो ये आप सभी करके देख सकते हो जो भी है यहाँ पे। 53 नंबर क्वेश्चन, ये सेम अपने कर रखे हुए उसी टाइप के क्वेश्चन है। ये इक्वेशन वाले हम करेंगे, ये क्लास लेंगे इसकी, तो ये दिक्कत नहीं, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और ये वाले हम, ये भी